देखिए ये विशेष मुद्दा हम ले रहे हैं वो है चुनावी सुधार। अब चुनाव सुधार क्यों? देखिए लगातार जो खबर है सुर्खियों में बनी हुई है वो है आपका चुनावी खबर लगातार जो है सुर्खियों में बन रही है। हम द्वितीय चरण के मतदान में है, लोकसभा के द्वितीय चरण इलेक्शन में है, तो जरूरी हो जाता है हम समझे दरअसल चुनाव क्या है, चुनावी सुधार की जरूरत क्या है और क्या अभी तक चुनाव में सुधार ही नहीं हुए जो आप चुनाव की लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो पूरा मुद्दा क्या है इसको जरा खंगालते हैं। देखिए इनिशियल लाइन जो खबरों में बनी हुई है वो कहती है कि भारत में चल रहे आम चुनाव 2024 के साथ चुनाव आयोग की स्थापना से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हाल के बदलावों तक पिछले चुनावी सुधारों पर लगातार प्रकाश डाला जा रहा है। ये सुधार भारत की चुनावी प्रणाली के निरंतर विकास और संवर्धन को दर्शाते हैं जो लोकतांत्रिक प्रगति के सार को दर्शाते हैं। आप जरा देखिए कि ये पूरा मुद्दा क्या है, कैसे कैसे हमें इस पूरे घटनाक्रम को लेके आगे बढ़ना है। चलिए जरा बैकग्राउंड को ट्रैक करते हैं। बैकग्राउंड को ट्रैक करने में देखिए अगर हम शुरुआत करें तो भारत के संविधान से चलिए रूबरू होते हैं और संविधान से जब रूबरू होंगे तो जरा समझते हैं कि संविधान जब नहीं था तो क्या थी भारत की स्थिति। चलिए जरा 1947 से बहुत पहले चलते हैं जब भारत में ब्रिटेन का आगमन भी नहीं हुआ था। आपको पता है कि जब ब्रिटेन भी भारत में नहीं आया था तो भारत में जो व्यवस्था चलती थी इसको हम राजतंत्रात्मक या मोनार्कियल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगेन द सेकेंड चीज वो ये है कि भारत में भारत जैसी संकल्पना या द आइडिया ऑफ इंडिया जो अभी हम और आप देखते हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया भी इतना व्यापक नहीं था। अब भारत में क्या थी, मुगल सत्ता थी और मुगल सत्ता में जो सत्ता थी वो मोनार्कियल थी यानी राजतंत्रात्मक थी, यानी यहाँ पे सत्ता का सेपरेशन नहीं था, शक्ति का विभाजन नहीं था, एक ही स्रोत में सारी शक्तियां क्या थी, निहित थी। यानी राजा ही नियम बनाएगा, राजा ही उन नियमों को लागू करेगा। यदि किसी प्रकार की उद्दंडता होती है तो राजा ही दंड देगा और दंड क्या होगा वो भी तय नहीं है, ये राजा उसी समय निर्धारित करेगा कि दंड क्या देना है। अगर राजा को लगता है कान कटवा दो, कान कटवा दो, राजा को लगता है सूर्पनखा की तरह नाक काट दो तो नाक काट दो, ठीक। यानी कोई रूल बेस्ड या ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी नहीं है। अब देखिए भारत में जिस पावर ने भारत को कॉलोनाइज किया, उपनिवेश बनाया, वो सत्ता थी आप सबको पता है जिसका नाम में शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से और धीरे धीरे किस तरीके से जो महारानी का शासन है वो भारत में चलता है। अब जब ब्रिटेन भारत में आ रहा है तो पहले से ही ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली बन चुकी है। अब जब वो भारत में आते हैं तो धीरे धीरे एक एक्ट के माध्यम से भारत में भी वो वही चीजें ले आते हैं जो उनके ब्रिटेन में जिस तरह से संसदीय व्यवस्था चल रही थी, लगभग कहीं ना कहीं दिखावे के लिए, अपने हितों के लिए वो वही चीजें भारत में लाने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे वही राजतंत्र धीरे धीरे किधर बढ़ रहा है, लोकतंत्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी भी सही मायने में लोकतंत्र नहीं है क्योंकि ब्रिटेन यहाँ अपने हित के लिए काम कर रहा है। भारत के पटल पे इमर्ज हो रहे हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने सारी जन आकांक्षाओं को एक कर दिया। उन्होंने किसानों से कहा तुम्हारा असली दुश्मन जमींदार नहीं बल्कि अंग्रेज है। उन्होंने रजवाड़ों को साथ लिया, जो प्रिंसलीज हैं यानी रजवाड़े हैं उनको साथ ले रहे हैं, किसानों को साथ ले रहे हैं, जो आपके पुरोहित उलेमा वर्ग हैं उनको साथ ले रहे हैं, नेताओं को साथ ले रहे हैं। सारी जन आकांक्षाओं को एक कर रहे हैं कि हम सभी की जन आकांक्षा तब पूरी होगी जब हम आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव रखें। इसीलिए याद होगा जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी आते हैं तो सबसे पहले गोखले ने उनको क्या कहा कि जाओ और पूरे भारत की यात्रा करो ताकि तुम समझो कि जिस देश के लिए तुम्हें काम करना वो भारत है क्या। इसके बाद गांधी ने क्या किया, सारी जन आकांक्षाओं को एक किया, सबके विचारों को एक किया और फिर उन्होंने शुरुआत की और कहा अंग्रेजों क्या छोड़ो, जमींदारों को छोड़ो, किसानों को छोड़ो, रियायों को छोड़ो। उन्होंने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 का आंदोलन नाम रखा गया भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी घटनाक्रम में धीरे धीरे भारत में संविधान बनने की शुरुआत हुई और संविधान जब बना तो सबसे पहले कहा गया कि सत्ता किसमें रखी जाए, सत्ता संविधान की, सत्ता सरकार की, सत्ता संसद की, सत्ता प्रतिनिधि की। तो कहा गया कि क्योंकि ये भारत बनाने में हम सब लोगों का योगदान है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे जो आपका आरक्षित समाज है वो हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, अल्पसंख्यक को, बहुसंख्यक हो, हम सब लोगों ने अपना योगदान दिया। यानी हम भारत के लोगों ने भारत का संविधान बनाया। इसीलिए प्रस्तावना की नीचे लाइन पढ़िए तो कहता है हम भारत के लोग, यानी भारत को बनाने में किसी प्रतिनिधि का योगदान नहीं है,
किसी मुस्लिम या किसी हिंदू पर्टिकुलर का योगदान नहीं है, बल्कि हम सब लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियस ने इस भारत का निर्माण किया है। इसीलिए जरूरी है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं हमेशा सुनिश्चित रहें, यानी हम और आप क्या तय करते हैं, हम सभी लोगों की आकांक्षाएं सुनिश्चित हों तो बनेगी भारत की सरकार। इसीलिए फिर भारत में स्थापना हो रही है लोकतंत्र की और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन रहा है। 24 नवंबर 1950 जब आपका संविधान लागू हुआ। अब देखिए यहां से जरा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत तो बन गया लोकतंत्र, ठीक। 1947 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली विविध संविधान सभा द्वारा देखिएगा तैयार किया गया जो है भारत का संविधान, और यह समानता सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करते हुए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों और संबंधों को रेखांकित करता है। कई संशोधनों के बाद मतलब होता क्या था जनरली कि जब आपकी संविधान सभा बैठी हुई थी तो संविधान सभा जो काम करती थी वो डिबेट भी काम करती थी। वो लोग आपस में चर्चाएं किया करते थे, डिबेट करते थे, डिस्कोर्स करते थे, और जब सब एक पटल पे पहुंच जाते थे तब उसको संविधान सभा में संविधान में इंसर्ट किया जाता था, तब उसको संविधान में डाला जाता था। देखिए कई जो डिबेट हैं, डिस्कोर्सेस हैं, उसके हिसाब से संविधान बना। और संविधान बनाने के बाद भी आपने पढ़ा होगा भारत के संविधान की विशेषता है कि वो समाज के साथ निरंतरता बनाए रखना चाहता है। देखिए भारत एक ऐसा समाज है जो विविधतापूर्ण समाज है। यहाँ पे विविधताएं हैं, ये विविधता रंग, रूप, वेशभूषा, इसके साथ साथ कल्चर, क्विजीन, क्लोथ, है ना, कस्टम, क्रीड, कास्ट, इतनी सारी विशेषताएं हैं। तो जरूरी है इस विशेषता के साथ आने वाले समय में ये संविधान चरमरा ना जाए। इसीलिए हमारे संविधान में कठोरता के साथ नम्यता को भी शामिल किया गया है, लचीलेपन को भी रखा गया है। और ये लचीलापन क्या कहता है कि जब समाज की आवश्यकताएं बदले तो उसी के हिसाब से संविधान का भी संशोधन कर दिया जाए, यानी समाज के हिसाब से संविधान को चलाया जाए। इसीलिए देखिए संशोधन का अधिकार दिया गया, और हालिया समय या आप कह लीजिए कंटिन्यूअसली जहां जहां जरूरत हुई संविधान का सुधार भी किया गया। और अभी जो है त्रिस्तरीय जो है हमारे यहाँ पे चुनाव की बात की गई। अब देखिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत में जो लोकतंत्र है, जो भारतीय लोकतंत्र है, दरअसल वो पश्चिम की देन है। भारत में लोकतंत्र, क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि ब्रिटेन आया, ब्रिटेन ने हमें सिखाया, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या भारत का जो लोकतंत्र है वो पूर्णतः पश्चिम की देन है। तो अगर जरा जब हमें किसी चीज का उत्तर नहीं मिलता तो इतिहास की तरफ चलते हैं, चलते ही जरा इतिहास की तरफ और देखते हैं कि क्या भारत में जो इतिहास है वो लोकतांत्रिक नहीं था। और पीछे देखिए मुगलों के शासन के और पहले चले तो आपको याद होगा, अगर रामायण महाभारत जैसे काव्यों की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उन्हीं को कायम रखा गया था। इसके साथ ही साथ अगर लिच्छवी डायनेस्टी आपको याद आ रही हो तो लिच्छवियों के यहाँ जब फैसले लिए जाते थे तो उसको 7 अदालतों से होकर गुजरना पड़ता था, यानी यहाँ पे भी लोकतांत्रिक बीज आपको देखे जाएंगे। सभा समिति में भी जो डिसीजंस होते थे वैदिक समय याद करिए, वहां पे भी लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको कायम रखा गया था। तो ऐसा अगर हम कहें कि लोकतंत्र जो भारत में जो लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है वो पूर्णतया पश्चिम की नकल है, पूरी तरीके से हमने पश्चिम को कॉपी किया है, तो ये कहना सही नहीं होगा, ये कहना तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि जो भारतीय लोकतंत्र है वो भारतीय मूल्यों के आधार पर बेस किया गया है। अब जरा समझते हैं कि लोकतंत्र में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस लोकतंत्र को सुनिश्चित कैसे करेंगे। हम तो कह रहे हैं भाई जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। तो यदि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतंत्र है तो जरूरी है कि इसमें सारे लोगों की राय शामिल हो। अगर कोई सरकार बन रही है, कुछ भी काम हो रहा है, तो भाई ऐसा हो कि सबकी राय इसमें शामिल हो। अब जरा समझते हैं कि सबकी राय कहने से क्या मतलब है। देखो जब हम कहते हैं लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, जो ताना बाना है, वो कहता है कि यदि बहुमत की चॉइस है तो अल्पमत की वॉइस होनी चाहिए। यानी अगर बहुमत की जो है चॉइस, चुना हुआ प्रतिनिधि कौन होगा, जो बहुमत चुनेगा, तो अल्पमत की आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। अल्पमत को भी अपना आवाज उठाने का अधिकार दे दो तो लोकतंत्र सुनिश्चित हो जाएगा। अब 2 वर्ड आ गए, एक है बहुसंख्यक, एक है अल्पसंख्यक। यानी लोकतंत्र का अभ्यास कैसे होगा, तो कहा गया चुनाव किया जाएगा, चुना जाएगा, यानी कई सारे लोगों में से हम चुनेंगे कि कौन सा हमारा प्रतिनिधि होगा। ठीक है, अब प्रतिनिधि क्यों होगा, एक स्टेप पीछे चलते हैं। देखिए संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत के संविधान का संरक्षक या भारत का संविधान या भारत का मालिक कौन है, तो इनिशियल लाइन प्रस्तावना की, हम भारत के लोग। अब जो हम भारत के लोग हैं, असली मालिक कौन है अपने देश के, वो हम हैं। अगर हम असली मालिक हैं तो हम ही चलाएंगे अपना देश।
अब हर किसी को अपनी लाइफ में ग्रोथ भी करना है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, आपको आईएएस का एग्जाम भी क्रैक करना है। तो अगर ऐसे में आपको अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो आपको कोई तो चाहिए जो आपके बिहाफ पे कानून बनाए। जैसे हम अपने घर में जब कोई काम नहीं कर पाते तो किसी ना किसी को हायर करते हैं ना, तो हायर करते तो उसको निकाल भी तो सकते हैं। तो सेम वे हम यहाँ पे प्रतिनिधित्व में विश्वास करते हैं कि भाई 100 लोगों का एक एक प्रतिनिधि चुन लो, हर जगह से ऐसे ऐसे एक एक प्रतिनिधि चुन लो और वो हमारे बिहाफ पे कानून बनाएंगे। याद रखिएगा, ये प्रतिनिधि हैं, यानी प्रति लोगों को ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये असली मालिक नहीं है। असली मालिक कौन है, हम भारत के लोग। यानी एक चुनावी रास्ता तय किया जाएगा। अब चुनाव में तो फिर वही हम भारत के लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे ये कौन बनेगा प्रतिनिधि। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो हमने कहा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। कि देखिए जो लोग मतलब जो बहुसंख्यक जिसको चुन लेंगे, बहुसंख्यक लोग जिसको अपना मत दे देंगे, उसी की सरकार बन जाएगी। तो क्या अल्पमत का क्या होगा, अल्पमत वालों ने सपोज करिए 2 लोग खड़े हैं, एक आप हैं और एक हम हैं, लोगों ने आपको चुन लिया, मुझे नहीं चुना, तो सब लोगों ने तो आपको नहीं चुना होगा। 100 में से मान लीजिए 80 लोगों ने आपको चुन लिया, 20 लोगों ने मुझे चुन लिया, तो उन 20 लोगों का क्या उन 20 लोगों ने लोकतंत्र का अभ्यास नहीं किया? देखिए इन 20 लोगों ने भी लोकतंत्र का अभ्यास किया। क्यों? क्योंकि जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो सबका चुना जाएगा, और सत्ता में जितनी भूमिका पक्ष की है उतनी ही भूमिका विपक्ष की भी है, क्योंकि पक्ष बैलेंस रहे, पक्ष को ये पता रहे कि फिर से ये तुम्हारी बपौती नहीं है, ये तुम्हारी रियाया नहीं है, इसके लिए हम थोड़ी खड़े होंगे, हम तो अपने काम में लगे हैं। इस चीज को याद दिलाने का काम करेगा विपक्ष, जो हमारा ही प्रतिनिधि है, और उस सरकार को संतुलित रखने का प्रयास करता है। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक इस तरीके से भारत में चुनाव होते हैं, यानी बहुसंख्यक द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही बन जाता है हमारा प्रतिनिधि। अब ये प्रतिनिधि कलेक्टिव रूप से अपना नेता चुनते हैं। जो कलेक्टिव नेता होगा, प्रतिनिधि होगा, लोकसभा में जो नेता होगा, नेता पक्ष होगा, वही बनता है आपका प्रधानमंत्री, और जो आपके स्टेट में जो नेता पक्ष होगा वो बनता है आपका मुख्यमंत्री। इन दिस मैनर जो है आपकी सरकारें बनती हैं। अब देखो लोकतंत्र में हमने कहा कि भाई चुनाव होगा, चुनाव कराया जाएगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनाव तो बहुत बड़ी चीज है। ये चुनाव ही तय करती है कि ये भारत किसका है, हम भारत के लोगों का। ये चुनाव ही तय करेगा कि जो है सरकारें संतुलन में बनी रहें। ये चुनाव ही तय करेगा कि भारत हमेशा लोकतंत्र बना रहे, संविधान की सुचिता बनी रहे, और भारत का जो वैल्यू है ना, जिसको कहते हैं सह अस्तित्व की भावना, तो ये सह अस्तित्व बना रहे, ये सब तय करना जिसकी जिम्मेदारी है वो है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग एक सबसे महत्वपूर्ण निकाय बनता है। इसीलिए भारत में जब संविधान सभा बैठी तो उन्होंने जब चर्चाएं की, संवैधानिक जो बॉडीज है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जब बांटते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी वो बॉडीज जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, वो सारी ही बॉडी आपकी संवैधानिक बॉडीज बनती हैं। ऐसे में देखिए भारत में चुनाव के लिए एक जो है निकाय बनाया गया, और इस निकाय को ही हम और आप चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। अब ये चुनाव आयोग क्या करता है? ये चुनाव आयोग करता है भारत में चुनाव। ये चुनाव आयोग का काम क्या है? भारत में जो है प्रगतिशील रूप से हमेशा जो है एक निष्पक्ष चुनाव होता रहे, इसके लिए संविधान सभा ने बनाया चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग तो बन गया, इसका काम क्या था? चुनाव करवाना। अब भाई किसका चुनाव करवाएंगे? तो भाई शक्ति तो बताओ, ये तो तुमने चुनाव आयोग बना दिया, तो बताइए जो चुनाव आयोग है किसको किसको चुनेगा? तो देखिए सबसे पहले भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। वर्ड पे फोकस करिए, कहा जा रहा स्वायत्त, ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब है कि जब चुनाव आयोग काम करेगा तो इस पर कोई युक्त प्रतिबंधन नहीं लगेगा। कोई पीएम, कोई सीएम इसको ये नहीं कहेंगे कि तुम ऐसे काम करो, तुम वैसे काम करो। तो एक ऐसी बॉडी है, स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है इसके पास। दूसरा क्या कह रहा है? संवैधानिक है। इसका मतलब इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है ये हम अभी हम देखते हैं। ये संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में कहा संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। और वर्ड पे फोकस करो, कहाँ कहाँ ये चुनाव कराएगा? तो केंद्र के चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग। राज्यों में चुनाव कराएगा, यानी राज्य की विधानसभा में, विधान परिषद में जो है ये चुनाव कराएगा। लेकिन अगर हम बोले पंचायत में, तो पंचायत का इलेक्शन भारत का चुनाव आयोग नहीं बल्कि राज्य का जो चुनाव आयोग है वो कराता है, ना कि भारत का चुनाव आयोग। ठीक, इसके बाद देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई, संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को की गई, इसीलिए 25 जनवरी को हम कहते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इस आयोग का सचिवालय यानी चुनाव आयोग का सचिवालय है आपका नई दिल्ली में।
फिर से वही बात, देखिए ये भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार इसका नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, जिसको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक, अब ये हो गया भारत का चुनाव आयोग। जरा आगे समझते चलते हैं कि चीजें फिर रन कैसे कर रही हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको जो भी बातें हमने डिस्कस की वो समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को मेंशन कर दें, हम और आप इसको डिस्कस कर लेंगे आने वाले क्लासेस में। इसके साथ ही साथ आपके अगर कोई अपने विचार हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कितना ज़रूरी है लोगों के लिए जागरूक होना, कितना ज़रूरी है कि अगर लोग जागरूक होंगे तभी देश सुनिश्चित होगा। और ये तय करने की जिम्मेदारी आप युवाओं पे है। तो आप युवा जरा समझिएगा, जानिएगा, खंगालिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्यों भारत 21वीं सदी का एक उभरता हुआ देश बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वही बात है कि सूचना आ गई, क्रांति नहीं आ पाई, तो चलिए क्रांति लाते हैं और देखते हैं कि जो है कहाँ गई हमारी लेक्चर पीपीटी, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की। अभी तक हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग किस प्रकार काम करता है और क्या क्या काम करता है। जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा ईसीआई की संरचना के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई चुनाव आयोग बना दिया गया। अब चुनाव आयोग काम कैसे करेगा, तो इसके लिए बात करते हैं चुनाव आयोग की संरचना दरअसल क्या होगी, कितने मतलब सदस्य होंगे, कितने सदस्य मिलकर चुनाव कराएंगे, इन सब चीजों को देखते हैं, समझते हैं जरा। देखिए, जब भारत में चुनाव आयोग बनाया गया, तो जब भारत में चुनाव आयोग बनाया गया तो ये सिंगल मेंबर बॉडी था, मतलब एक ही व्यक्ति जो है भारत में चुनाव कराता था। तो अब होता क्या था कि जब मान लो एक ही व्यक्ति अगर चुनाव कराएगा, एक ही व्यक्ति अगर आपका चुनाव कराएगा, तो होगा क्या कि अगर मान लो लिमिटेड लोग हैं, इतने ही लोग हैं, इतने लोग हमेशा चुनाव में भाग लेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ी तो यानी कि बर्डन बढ़ रहा है, काम का बर्डन बढ़ रहा है। इसलिए जरूरी था कि ये सिंगल जो एक सदस्यीय चुनाव आयोग है, इसको बहुसदस्यीय बना दिया जाए। इसको बहुसदस्यीय बनाए और क्या करें कि भाई फिर वो बहुसदस्यीय लोग जो है चुनाव कराएं, क्योंकि एक व्यक्ति जो है इतने बड़े देश का चुनाव करा पाना फिर वहां पे संभव नहीं हो रहा था। तो क्या होता है, राजीव गांधी जी की सरकार आती है, प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी। इवन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, राजनीतिक पंडित जो है ऐसा कहते हैं कि क्योंकि राजीव गांधी युवाओं में बड़े लोकप्रिय थे, तो उनको लगा कि अगर बहुत सारे युवा भी मतलब आ जाते हैं चुनाव आयोग में, मतलब चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है मेरा वोट वगैरह बढ़ जाए। तो उन्होंने पहला काम किया, जो पहले वोटिंग एज थी यानी चुनाव मत डालने की जो उम्र थी वो 21 चीज को घटा के 18 कर दिया। तो जैसे 18 किया तो अचानक भारत में वोटर्स की संख्या बढ़ गई, बहुत सारे लोगों के सब वोट डालने वाले बढ़ गए। तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ी, दूसरा वोटर्स बढ़ गए। तो जब वोटर बढ़ गए तो फिर ये लगा कि भाई इतने सारे बड़े देश का चुनाव कैसे कराया जाएगा। तो इसीलिए जो एक सदस्यीय चुनाव आयोग था, इसको बहुसदस्यीय बनाने का प्रस्ताव लाया गया कि भाई चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया जाए, ना कि एक सदस्यीय। ठीक है, तो ये बहुसदस्यीय चुनाव आपका बन गया। अब बहुसदस्यीय चुनाव बना तो अब ये होगा कि ये जो आपकी चुनाव आयोग की संरचना है वो कैसी होगी, इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी। अब ये मल्टी मेंबर बॉडी काम कैसे करेगी, जरा इसकी चर्चा करते हैं, कैसे कैसे काम करेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप समझें चुनाव आयोग से जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रावधान है दरअसल वो क्या है, संविधान क्या कहता है चुनाव आयोग के बारे में। देखिए क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वर्णन है संविधान में किया गया। आर्टिकल 324 में दरअसल आपके जो है संविधान की बात की गई है, आपके चुनाव आयोग की बात की गई है। तो आर्टिकल 324 क्या कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा जो चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम करेगा। अब चुनाव आयोग कैसी बॉडी है, तो याद रखिएगा चुनाव आयोग एक क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक संस्थान है। अर्ध न्यायिक का मतलब है ये पूर्ण न्यायिक नहीं है। पूर्ण न्यायिक कहने का मतलब क्या हो, कि मान लीजिए कि अगर किसी ने चुनाव आयोग की बात नहीं मानी तो वो क्या करेगा। जैसे अगर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात नहीं मानी जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वहां पे मानहानि हो जाती है कि भाई हमारी बात नहीं मानी गई तो मानहानि कर दी गई है, आपने मानहानि कर दिया है। और अगर
फिर आपके चुनाव आयोग की बात नहीं मानी जाए तो फिर उसको भैया कंटेम्प्ट का अधिकार है, तो देखिए कंटेम्प्ट का अधिकार नहीं है। और दूसरा, यदि चुनाव आयोग से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो जाता है तो चुनाव आयोग की कोई बॉडी नहीं है, बल्कि इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक संस्थान कहते हैं। तो देखिए आर्टिकल 324 में दरअसल चर्चा की गई है कि जो है भारत में एक चुनाव आयोग होगा जो चुनाव के नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशन का क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो अगर मान लो कि हम इसमें और आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 324 में 3 बातें लिखी गई कि नियंत्रण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य कौन करेगा, चुनाव आयोग। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो है कुछ संवैधानिक प्रावधान, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसकी चर्चा संविधान में मिलेगी। अब जरा एक एक आर्टिकल देखते हैं कि कहाँ पे संविधान ने चुनाव आयोग से संबंधित क्या क्या जो है चीजें कही हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 324। देखिए सबसे पहले तो भाग 15 में बेसिकली जो आपका चुनाव है क्या है कि संविधान है, संविधान में बहुत सारे भाग हैं, उन भाग में अनुच्छेद है, उसके कुछ उप अनुच्छेद यानी जो आप सब आर्टिकल्स कहते हैं वो है। संविधान के प्रारंभ में है प्रस्तावना और अंत में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो ये भाग 15 में है और भाग 15 में जो चुनाव आयोग की चर्चा है वो विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से की गई है। तो देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 यानी ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये बेसिकली चुनाव आयोग से संबंधित बातें कहते हैं। चुनाव आयोग से संबंधित जो प्रावधान है वो 324 में है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को सौंपा गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 325। ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल ना होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। देखिए दोनों ही वर्ड्स इस पे ध्यान देना कि पहला कि किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर ना तो आप किसी को मना करोगे कि तुम नहीं हो सकते, और ना ही किसी विशेष परिस्थिति में कोई ये दावा कर सकता है कि हम फला जाति या इसके कास्ट के आते हैं तो तुम हमें इसी जगह पे रखो। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। कौन? चुनाव आयोग। अनुच्छेद 326 देखिए ये कहता है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई तो आप अपना मत डाल सकते हो, और हर व्यक्ति के मत का मूल्य एक होगा, चाहे आप अंबानी हैं, चाहे आप मोदी हैं, चाहे आप बच्चन हैं, चाहे आप छप्पन हैं, चाहे आप पढ़ने वाले पप्पू बबलू या मुन्ना हो, सबका वोट वन ही काउंट होगा, यानी वो सबका मत बराबर है। और वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का फॉलो यानी 18 वर्ष से ऊपर हर कोई मत डाल सकता है। फिर देखिए अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति, यानी विधानमंडल में यदि चुनाव होगा यानी राज्य अगर चुनाव हो रहा है तो वहां पे संसद की क्या क्या शक्ति होगी इसकी बात की गई 327 में। 328 देखिए किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडलों के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। और लास्ट अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। जैसे क्योंकि आपका जो चुनाव आयोग है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक संस्थान है, और अगर कोई मुद्दा ऐसा होता है तो देखिए चुनाव आयोग ही उसको सुलझाता है, और विशेष परिस्थिति में जब कोई मुद्दा होगा तो इसका जो निर्णय होगा ना वो हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है। तो ये कुछ इसके संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, अब हम लोगों ने ईसीआई की संरचना यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो संरचना की बात की कि 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। अब इसमें क्या है, एक मुख्य चुनाव आयोग है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। अब क्या ये तय माना जाए कि इसमें केवल ये 3 सदस्य होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जब जरूरत हो तो ये 3 से 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, या 1 भी हो सकता है। तो देखिए इसके लिए जो संविधान है वो ये कहता है कि चुनाव आयोग कितने सदस्यीय संस्था है, ये अभी 3 सदस्यीय है, और आने वाले समय में यदि इसमें कोई भी परिवर्तन होना है तो राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकते हैं कि कितने लोगों से मिलकर बनेगा। वर्तमान में 1 सीईसी है और 2 ईसी हैं, यानी 1 मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया आपका और 2 उसके चुनाव आयुक्त होंगे। तो ये जो है इसकी संरचना है। अब देखिए इनका काम जो ऐसा है कि भाई इनको लोकसभा में भी कराना, विधानमंडलों का भी चुनाव कराना है। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये इनकी सहायता प्रदान करता है जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। कहाँ पे? राज्य में, स्टेट में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं जो मेन मुद्दा वो है भारत में चुनावी सुधार।
अब हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया कि भाई भारत में चुनाव इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमें लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की शुचिता बनी रहेगी, लोकतंत्र बना रहेगा। इसके साथ ही हम भारत के लोगों का भारत पर अधिकार सुनिश्चित रहेगा, हमारे प्रतिनिधि ठीक से काम करेंगे, यानी हमने अपने जो सत्ता अपने प्रतिनिधियों को दी है उनको भी ये स्मरण रहेगा और वो उसी आधार पर काम करेंगे जब हमें एक ऐसा चुनाव आयोग मिले जो निष्पक्ष स्वतंत्र ढंग से चुनाव करा पाए। इसीलिए देखिए समय समय पर चुनावी सुधार होते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे जैसे समस्याएं आती गई ना, हमें लगा अच्छा ये प्रॉब्लम है तो चलो इसका सुधार कर दें, अभी नई समस्या हुई अब इसका सुधार कर दें। तो समय समय पर देखिए चुनाव सुधार से जुड़ी समितियां भी बनती रही, अलग अलग समितियों ने इस पर अपने सुझाव भी दिए कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, वैसा करो। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी, जरूरतें बदली, उस हिसाब से भी हम लोगों ने चुनाव आयोग में, चुनाव की प्रक्रिया में समय समय पर सुधार भी किया है। अब जरा इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए चुनाव आयोग की स्थापना और पहला आम चुनाव, आपको पता है कि जो पहला आम चुनाव हुआ है वो 1952 के समय से हुआ है। तो पहला आम चुनाव, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। यहाँ पे चुनाव आयोग का नेतृत्व किया था सुकुमार सेन ने और मूल रूप से आयोग में केवल एक ही मुख्य आयुक्त थे, सुकुमार सेन। प्रारंभिक आम चुनाव 1951 से फरवरी मतलब 1951 से 1952 तक चला, जिसमें कुछ तार्किक बाधाएं तो थी। मतलब अब लोगों को समझाना, पहली बार लोग वोट दे रहे थे, भारत एक नया नया देश बना था, लोगों को जागरूक करना, उनको जो बूथिंग जो आपका मत जो जगह है जहाँ पे मत हो रहा है वहां तक ले आना, इन सब में इतनी सारे चैलेंजेस थे। लेकिन फिर भी पहला आम चुनाव भारत में कराया गया जिसमें लगभग आपके 17.5 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। कैन यू इमेजिन, इतनी बड़ी संस्था ने, इतने बड़े जो जनसमूह ने लोकतंत्र पे अपना विश्वास जगाया। इवन उस समय बहुत सारी ऐसी भी बातें होती थी कि देखना एक ना एक दिन ये जो भारत का लोकतंत्र है ना वो फेल हो जाएगा, भारत का लोकतंत्र चरमरा जाएगा। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि इतने विविधताओं के बीच भी हम अपना चुनाव हर साल संपन्न कराते हैं। हर साल कहने का मतलब ये है कि कभी लोकसभा का चुनाव होगा तो किसी ना किसी राज्य में या पंचायतों में चुनाव तो होते ही रहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है हम अपना निष्पक्ष ढंग से जो है चुनाव कराने में सक्षम रहे हैं। तो अब आगे देखें तो पहले जो है 17.5 करोड़ जो है लोगों ने मतदान जो है भाग लिया। इसमें देखिए चैलेंजेस क्या थे कि उस समय जो मतदाता लोग थे वो निरक्षर थे। ठीक है, सारे मतदाता पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर मतदाता थे, शरणार्थी लोग भी थे। इसके बाद भी भारत ने 21 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया और चुनाव कराया। अब देखिए निरक्षर थे तो इसमें अब करें कैसे? भाई आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा कि आप अपना मत किसको दे रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी। उस समय खैर बीजेपी एक पार्टी नहीं थी, जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है वो रहा करती थी। तो अब पढ़ेंगे नहीं तो देंगे कैसे? इसके लिए भारत में लाए गए हैं चुनावी चिन्ह कि आप पढ़ नहीं सकते एटलीस्ट चिन्ह पहचानिए, है ना। कि पंजा देख के भाई तुम जान जाओ कि ये कांग्रेस है, या कमल देख के जान जाना कि ये बीजेपी है। तो निरक्षर मतदाता थे, इसके लिए भारत में चुनावी चिन्ह की शुरुआत की गई। निरक्षर मतदाता भी थे, शरणार्थी आ रहे थे। आपको पता है जो पाकिस्तान क्राइसिस है वो चल रही थी, तो इन सब मुद्दों में जो है कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसको संपन्न कराया गया। कब? 1952 में। आगे देखिए मतदान की आयु को कम करना, ये जो चुनावी सुधार उसमें अगर हम आगे बढ़े तो क्या हुआ, 1984 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में चुनावों के लिए जो मतदान की आयु थी, न्यूनतम आयु थी वो थी 21 वर्ष, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया। अब जैसे 18 वर्ष किया तो भारत युवाओं का देश है, बहुत सारे जो युवा हैं वो क्या बन गए, वोटर्स बन गए, यानी अब ये भी मतदान डाल सकते थे। यानी अचानक जब वोटर्स की संख्या बढ़ी तो उस समय भी मतदान कराना अगेन एक चैलेंजिंग सिचुएशन था, जिसको डील किया हमारी जो चुनाव आयोग ने बखूबी इसको डील किया और कराए संपन्न चुनाव। ठीक, और भारत के युवा हैं उनको जो है राजनीति से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया। आगे देखिए चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति। अब प्रतिनियुक्ति का क्या मतलब है? 1985 में एक प्रावधान किया गया था कि चुनाव के लिए मतदाता सूची की तैयारी की जाए, पुनरीक्षण किया जाए, सुधार में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसे रोजगार की अवधि के लिए चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। अब ये क्या होता है? देखिए चुनाव आयोग के पास अपना कोई स्टाफ तो है नहीं। अब चुनाव आयोग के पास अपना स्टाफ नहीं है तो वो चुनाव कराए कैसे? चुनाव में सिर्फ एक ही काम नहीं होता कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आके लोग वोट कास्ट करेंगे और काम हो गया। इसके पहले बहुत सारी तैयारी होती है। सबसे पहले बनती है मतदाता सूची, मत को देने वाले लोग कौन कौन हैं, तो उसकी सूची बनेगी।
सूची बनने के बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे किसी की डेथ हुई तो उनका नाम हटाना, किसी की शादी हुई तो कहीं और नाम जोड़ना, तो मतदाता सूची से जुड़े हुए काम होते हैं। फिर बूथ एलोकेशन होता है कि कहाँ पे चुनाव होंगे, कितने चरण में चुनाव होंगे। परिसीमन होता है कि भारत को कितने अलग अलग जोन में बांटा जाएगा जहां से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद वोटों की गिनती करना, ये सारे बहुत सारे काम होते हैं। इसके लिए जो कर्मचारी अधिकारी नियुक्त होंगे उनको प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति मतलब नियुक्त हो गया, प्रतिनियुक्ति का मतलब नियुक्त व्यक्ति को पुनः नियुक्त किया जाएगा कितने समय के लिए, जब तक चुनाव का काम चलेगा तो प्रतिनियुक्ति पे रखा जाएगा। तो ये कहा जाता है चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति का जो प्रावधान है वो 1985 से शुरू किए गए हैं। फिर देखिए अगला, रंगीन मतपेटियों से मतपत्रों में परिवर्तन। फिर इसमें क्या हुआ, भारतीय चुनावों के शुरुआती वर्षों में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग रंगीन मतपेटियों का उपयोग किया जाता था कि भाई देखो ये जो ब्लू वाली पेटी है ना, ये इस पार्टी की है, ये जो रेड वाली पेटी है ये इस पार्टी की, कुछ ऐसा होता था। बाद में क्या किया गया, मतदाता संबंधित बक्सों में कागज के मतपत्र डालकर अपना वोट डालते थे। ऐसी विधि को सावधानी पूर्वक गिनती की आवश्यकता होती थी और धोखाधड़ी, हेरफेर और चुनौतियां होती थी। तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि भाई देखो ऐसा करो, मतपत्र ही बना दो, पेटी न बनाओ, मतपत्र बनाओ। मतपत्रों की शुरुआत मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था कि एक मतपत्र होगा, पत्र पे आप क्या करिए अपना अपना वोट जो है आप चिन्ह पहचान लो और उसको वोट दे दो। तो ये शुरुआत देखिए कितने जद्दोजहद से जो है भारत में चुनाव की शुरुआत हुई। और अभी जिस भारत को हम और आप देखते हैं, ये 21 सदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है, वो बड़ा सशक्त, समर्थ, सफल भारत है। तो इस सफल सुफर्त जो समर्थ भारत है, इसमें कितनी सारी चीजें सामने आई, कितने सारे प्रयास किए गए, जिसके बाद ये हमें आज के स्वरूप में दिखाई देता है और अभी भी ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। ठीक, अब आते हैं उस मुद्दे की बात करने जिसको लेकर आप देखते हैं कि रोज न्यूज़पेपर की सुर्खियों में रहता है, और ये मुद्दा है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो जैसा होता था कि क्या करते थे कि चुनाव में मतपत्रों का प्रयोग करते थे कि अपना एक एक पूरा पेपर बना होता था, जिधर एक तरफ चिन्ह बने होते थे, एक तरफ जो है आपको मुहर लगाना होता था कि तुम किसको वोट दे रहे हो। अब इसमें क्या है कि जब प्रॉब्लम हुई तो लाया गया ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें आपको प्रेस करना होता है कि आप अपना मत किसको दे रहे हैं। बीप की आवाज होते ही आपका मत संबंधित जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उस तक चला जाता है। 1989 में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग की सुविधा के लिए प्रावधान किया गया। ईवीएम का पहला प्रायोगिक आधार पर जो प्रयोग था वो 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की विधानसभाओं में चुनावों में चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। फिर देखिए ईवीएम का उपयोग पहली बार 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनाव यानी पूरे राज्य में जो प्रयोग हुआ है वो 1999 में हुआ है। इन्हें चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के तकनीकी मार्गदर्शन के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। स्वदेशी है ये भाई, ठीक है, बाबा रामदेव वाला नहीं, हमारे भारत वाला स्वदेशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि आगे और क्या मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है बूथ कैप्चरिंग का मुद्दा। बूथ कैप्चरिंग का मतलब क्या है कि आपने दो वर्ड सुना होगा, एक है धनबल और एक है बाहुबल। यानी धनबल और बाहुबल के नाम पे यदि वोटिंग को टैंपर किया जाए, अपने हिसाब से वोट करवा लिया जाए, तो ये हो जाता है बूथ कैप्चरिंग, धनबल बाहुबल का प्रयोग, जिसको कहते हैं मनी एंड मसल्स पावर्स का यूज कर लिया जाता है। ऐसे में क्या हमने लोकतंत्र का सही अभ्यास किया? क्या हम जिसको चुनना चाहते थे हमने उसी को चुना? या धनबल का मतलब है कि कोई आपको पैसे दे दे, आपको नहीं मतलब पैसे दे दे कि लो ये साड़ी ले लो और ये मिक्सर ले लो और ये चॉकलेट ले लो और हमें वोट दे दो, और उस लालच में लोग वोट दे दें। अब ये देते क्यों हैं? क्या लोगों को अपने मत का वैल्यू नहीं पता है? तुझे नहीं पता है। जब रोटी कपड़ा मकान आपके पास नहीं होता, आपकी बेसिक आधारभूत जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, और ऐसे में कोई आता है और आपकी क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाता है, तो कई बार लोग जिनको नहीं पता कि दूरगामी जो दृष्टिकोण है, लॉन्ग टर्म में जो वोट मतलब अच्छा प्रत्याशी आपकी उन सभी जरूरतों को पूरा कर देगा, लेकिन जब जो हमारे शॉर्ट टर्म चीजें हैं उनको फुलफिल करने के लिए लोग क्या करते हैं, उस क्षणिक लाभ के लिए अपने वोट को, अपने कीमती वोट को ऐसे प्रत्याशियों को दे देते हैं जो उनकी क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अब दूसरा क्या है, बाहुबल। बाहुबल का मतलब है कि बिल्कुल किसी ने पिस्टल लगा दी कि दोगे कि नहीं दोगे, या तो तुम हमको वोट दो या तो तुम अपनी जान दो। तो लोग कहते हैं भी जान छोड़ दो भाई, वोट ले लो। तो ये जो धन बल बाहुबल की चीजें हैं,
और इसके आधार पर जो वोटिंग होती है इसी को कहते हैं बूथ कैप्चर। बूथ को पूरा कैप्चर कर लेते थे और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में देखी जा रही थी। तो इसको लेके 1989 में बूथ कैप्चरिंग के मामले में मतदान स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान किया गया था कि अगर पता चलता है कि बूथ कैप्चर किया गया है तो या तो आप मतदान को स्थगित कर दीजिए, और अगर मतदान हो गया है ना, उसके बाद पता चल रहा है तो आप उसको कैंसिल करोगे। किसी मतदान केंद्र पर कब्जा करना और मतदान अधिकारियों से मतपत्र या वोटिंग मशीन सरेंडर करा लेना। होता क्या था कि ये लोग क्या करते थे कि जो आपका जो अधिकारी कर्मचारी होते थे उनसे ये लोग पूरा का पूरा ले लेते थे, छीन लेते थे। क्या उनका जो मशीन होता था छीन के अपने पास रख लेते थे कि भाई अब हम देखेंगे, तुम रहने दो, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई आप किसी को डरा धमका के क्या करें कि उससे कब्जा करा लें, ठीक है, उसका सरेंडर करा ले। तो ये एक समस्या आने लग गई थी उस समय। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया गया कि उसकी रोकथाम के लिए फिर जो बूथ कैप्चरिंग है इसके प्रावधान किए गए कि नहीं, अगर बूथ कैप्चरिंग का पता चलता है तो हमें क्या करना होगा कि इसको सरेंडर मतलब खत्म ही कर देना होगा, कैंसिल कर देना होगा। किसी मतदाता को धमकाना मतलब बाहुबल का प्रयोग, और मतदान केंद्र पर जाने से रोकना। फिर देखिए वोटों की गिनती के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्थान को जब्त कर लेना, इन सब को कहते हैं बूथ कैप्चरिंग, और इसको पता चलने पर मतदान ही कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर देखिए वोटों की गिनती के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, आदर्श आचार संहिता की बात करें यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। देखिए कहा जाता है कि चुनाव आयोग की जब बात आती है तो नाम आता है टीएन सेशन का, जिनका ये कहना था कि मैं ब्रेकफास्ट में जो है पॉलिटिकल पार्टीज को खाता हूं। तो इसमें आदर्श आचार संहिता क्या है, आदर्श आचार मतलब अब चुनाव का जो है बात शुरू हो गई है, बिगुल बज गया है, तो अब सब लोग नियंत्रण में रहें और वही काम करें जिससे एक सुचितापूर्ण जो है चुनाव हो सके। इसको कहते हैं संहिता लागू करना। तो जो टीएन सेशन का कार्यकाल ईसीआई के लिए सबसे प्रभावशाली अवधियों में से एक था, जिसे आदर्श आचार संहिता को अधिक प्रभावकारिता के साथ लागू किया गया। 1960 में देखिए केरल में आरंभ हुए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है यानी आदर्श आचार संहिता है में शुरुआत में बुनियादी क्या करें और क्या ना करें शामिल थे। 1989 यानी 79 तक जो चुनाव आयोग है इसने राजनीतिक दलों के सहयोग से चुनावों में अनुचित लाभ लेने के लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के उपायों सहित आचार संहिता का विस्तार किया। अभी के टाइम में देखिए कि अगर मान लो कोई सत्ता में है, जैसे सपोज अभी रूलिंग पार्टी जैसे बीजेपी है या कह लें एनडीए है, तो वो कहीं मिसयूज तो नहीं कर लेगी, या कहीं कोई और पार्टी आ गई तो वो चुनाव का या चुनाव आयोग की जो प्रणाली इसका मिसयूज ना कर ले। इसको लेकर भी समय समय पर प्रावधान किए जाते हैं। अब क्या क्या प्रावधान करते हैं, क्या क्या हुए हैं, जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समय का आवंटन। देखिए चुनाव में क्या होता है, हर कोई अपना प्रचार करता है, आप हो हम हो या कोई भी चुनाव लड़ रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, अपना प्रचार करेगा चुनाव में। तो प्रचार आप किस पे करेंगे, टीवी पे, रेडियो पे, है ना। तो अब क्या किया गया है, आपका एक निर्धारित समय है कि आप इतने ही समय में, आपको जो ई मीडिया है उसमें आपको चुनाव का समय दे दिया गया है कि इतने समय तक आप अपने चुनाव का प्रचार करिए, इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, चाहे आप सत्तारूढ़ हो चाहे नहीं हो, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फ्लॉज है वो ये है, जो कई बार जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कहते हैं कि इसमें ई मीडिया को तो शामिल किया गया है, लेकिन अभी के टाइम में हम ई मीडिया से ज़्यादा समय बिताते हैं सोशल मीडिया पे, है ना। हम ज़्यादा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखते हैं, और इस पे किस तरीके से चुनाव प्रचार को रोका जाए, किस तरह से नियंत्रण में रखा जाए, इसको लेकर के भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि चुनाव देने जा रहे हैं, उसके पहले जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियोस आ रहे हैं कि आप हमको या फला को वोट दे दीजिए। इसको लेके अभी आने वाले समय में क्या सुधार होगा ये देखने वाली बात होगी। फिर देखिए एग्जिट पोल पर लगाए गए प्रतिबंध। एग्जिट पोल का मतलब होता है जैसे चुनाव देके आए और तुरंत जो है राय पूछी जाती है कि बताओ तुमने अपना वोट किसको दिया या किसके जीतने की संभावना है। ये 2009 के प्रावधान के अनुसार लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करना, एग्जिट पोल के नतीजे प्रकाशित करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। एग्जिट पोल क्या है, ये एक जनमत सर्वेक्षण है जो बताता है कि किसी चुनाव में मतदाताओं ने कैसा व्यवहार किया है, या किसी चुनाव में किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की पहचान के संबंध में सभी मतदाताओं ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो एग्जिट पोल पर रोक लगाई गई है। अब देखिए मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन। अब मतदाता सूची जो जिसमें आपका नाम होता है तभी जाके आप वोट डालते हैं, उसमें आप चाहें तो अपना ऑनलाइन नामांकन भी करा सकते हैं। जरा इसमें एक स्टेप पीछे पर चलते हैं।
होता क्या था कि जब पहले मतदाता सूची बनती थी तो उसमें सिर्फ नाम होते थे, आपको अपना नाम ढूंढना होता था। अब होता क्या था, जैसे सपोज करिए मेरा नाम है, मान लीजिए मेरा नाम ख्याति है, तो अब हो सकता है मैं आपके सामने हूँ तो मैं ऐसे दिख रही हूँ, आपको लग रहा है यही ख्याति खरे हैं, ठीक। अब कोई और आ जाए बोले हम ख्याति खरे हैं, कोई और आ जाए बोले हम भी ख्याति खरे हैं, इसका मतलब एक ही व्यक्ति को वहां झगड़ा वगड़ा करना शुरू कर दे, पता नहीं कितनी ख्याति खरे हैं। इसीलिए सबसे पहला सुधार किया गया कि अगर तो भाई कोई ख्याति खरे है उसका फोटो लगा दो बगल में, चेक कर लो। इसीलिए आप देखते होंगे जो आपका वोटर आईडी कार्ड है अब उसमें फोटो भी लगी होती है ताकि आपका पहचान किया जा सके। हालांकि इसमें भी कई बार आप डिस्क्रिपेंसी की खबर पढ़ते होंगे कि नाम किसी व्यक्ति का लिखा, बगल में फोटो कभी ओबामा का है कभी किसी का है। हालांकि ये तो डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन कम से कम हम एक स्टेप आगे तो बढ़े। तो मतदाता सूची में फोटो लगाने का प्रावधान, मतदाता सूची के जो नंबर्स हैं, आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर है, उसको इंटरनेट से जोड़ देना ताकि आप कहीं भी उस चीज को वेरीफाई कर सकें, यानी फॉल्स वोटर आईडी कार्ड पर रोक लगा देना। इसके साथ साथ रेगुलर अपडेशन, अगर किसी की डेथ हो गई तो वहां से उस नाम को हटाना, अगर किसी की शादी हो गई है उसका नाम कहीं और जुड़ रहा है तो वहां पे जोड़ना, ठीक है। तो इस तरह से मतदाता सूची लगातार रिफॉर्म होती रहती है। और अगर अब पहले क्या होता था कि दरअसल आपको फॉर्म भरना पड़ता था, प्रॉपर जो मैनुअल प्रोसीजर है वो होता था। अभी अगर आपको अपना नाम वगैरह जोड़ना है तो अब मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन किया जा सकता है। 2013 में मतदाता सूची में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने का प्रावधान किया गया था और इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद नियमों को मतदाताओं का पंजीकरण नियम 2013 के रूप में इसको प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका चुनाव सुधार में। अभी और क्या क्या चीजें हैं अभी आगे देखें तो देखिए, आप आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको कहते हैं नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। देखिए मुद्दा क्या है, हम कहते हैं कि हमें इनको चुनने का अधिकार है, हमें इनको चुनने का अधिकार है, हमें इनको चुनने का अधिकार है, तो हमारे पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि हम किसी को नहीं चुनते हैं, यानी सबके सब ऐसे हैं जिनको हम चुनने लायक नहीं समझते, यानी ये हमारे प्रतिनिधि बनने लायक नहीं। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों से भारतीय ईवीएम जो मशीन है उसमें एक और विकल्प जोड़ा गया कि ऊपर के जितने भी विकल्प दिए हैं उनमें से हम किसी को स्वीकार नहीं करते हैं, नन ऑफ द अबव लाइन। अच्छा, अब नन ऑफ द अबव लाने का क्या मतलब है कि क्या मतलब ऐसा है कि भाई जो भारत में जो चुनाव होगा, भारत में जो चुनाव है वो कैंसिल हो गया? देखिए कैंसिल नहीं होता। नन ऑफ द अबव को अगर मान लो 60% वोट मिले और जो बहुसंख्यक व्यक्ति है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो सिर्फ 40% है, इस कंडीशन में तो ज्यादा वोट नोटा को मिले तो क्या दोबारा चुनाव होगा? नहीं, दोबारा चुनाव नहीं होगा। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो व्यक्ति जीत जाएगा। तो आपको लग रहा होगा फिर नोटा का मतलब क्या रहा, क्यों लाया गया नोटा? दरअसल ये नोटा नैतिक जिम्मेवारी डालता है पॉलिटिकल पार्टीज पे कि देखो तुमने कैसे प्रतिनिधि उतारे हैं जिनको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। ऐसे में जब उन पर नैतिक दबाव होगा तो आने वाले समय में वो योग्य प्रत्याशी उतारेंगे या जनप्रिय नेता की तरफ जाएंगे। ये पूरा नोटा का कॉन्सेप्ट है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा कि यहाँ दोबारा चुनाव होता है, दोबारा चुनाव नहीं होता है। हम एक गरीब देश हैं या कह लीजिए हम एक विकासशील देश हैं। अगर हम अपना जो व्यय है, गैर योजनागत व्यय इस तरह से बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि नैतिक दबाव डालते हुए आगे बढ़ा जाए। तो खैर ये नोटा है, नोटा 2013 के चुनावों में पेश किया गया था जिससे मतदाताओं को विवेकपूर्ण मतदान करने का अधिकार मिले। फिर देखिए मतदाता सत्यापन योग पेपर ऑडिट ट्रायल प्रणाली, जिसको आप VVPAT यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल कहते हैं। जब ईवीएम में प्रॉब्लम्स आने लगा कि ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम में ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और कई बार लोगों को लगता था कि जब हम मुहर लगाते हैं तो हम अपना सही वोट देते हैं, जब हम ईवीएम दबाते हैं तो हम अपना वोट पता नहीं किसको दे दिए, सही गया कि नहीं गया। अब ईवीएम को थोड़ा अपडेट किया गया। जैसे ही आप अपना वोट कास्ट करेंगे सामने 17 सेकंड के लिए एक पेपर बन के आ जाएगा जिसमें यह पता चलेगा कि आपका वोट किसको गया है, सही गया या नहीं गया। अब आप सोच रहे हैं तो अच्छा VVPAT पे अगर हमने वोट दे दिया तो क्या हमें पता चल जाएगा किसको वोट दिया? हमने कहा पता चल जाएगा। तो क्या वो पर्ची जिसमें वो लिखा रहेगा कि आपका वोट किसको दिया वो आपको मिल जाएगा? नहीं, वो नहीं मिलेगा, सिर्फ आप देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? दे देते पर्ची। देखिए ऐसा है कि चुनाव में जो सबसे जरूरी चीज है वो है गोपनीयता। मत गुप्त है, मत गोपनीय है। ऐसे में अगर आप पर्ची लेके बाहर निकले, हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा हो जाए किसी कल्लू ने कहा हमको वोट दो, किसी लल्लू ने कहा हमको वोट दो, किसी पप्पू ने कहा हमको वोट दो, आपने सबसे कह दिया सबको वोट देंगे।
पर्ची लेके निकल जाओगे तो पता चल जाएगा कि वोट किसको दिए हैं। तो मान लो आपने पप्पू को दिया तो बबलू और मुन्ना और गुड्डू सब आपको मारना शुरू कर देंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं है। और दूसरा, मतदान गुप्त प्रक्रिया है, गुप्त तरीके से कहते हैं ना, गुप्त मतदान, आपका मतदान गुप्त रहेगा क्योंकि ये मेरी चॉइस है, मेरा चयन है, मेरी चयन की स्वतंत्रता है, मैं किसको चयनित करूं ये मेरी निजता है, इसमें किसी सरकार, पार्टी, चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो वीवीपीएटी में सिर्फ आप देख सकते हो कि आपका मत किसको गया, लेकिन वो पर्ची आपको नहीं मिलती है। फिर आए तो देखिए 2011 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसकी विशेषज्ञ समिति के समक्ष एक प्रोटोटाइप विकसित किया, प्रदर्शित किया गया था। अगस्त 2013 में केंद्र सरकार ने संशोधित चुनाव आचरण नियम 1961 को अधिसूचित किया, जिससे ईसीआई को ईवीएम के साथ वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल दोनों को एक साथ लाने में सक्षम बनाया गया। अभी देखिए कुछ समय से अगर आप देख रहे हो तो एक सी विजिल नाम का ऐप है, जिसमें अगर मान लो आपको कुछ भी पता चलता है चुनाव आयोग से संबंधित, तो आप उस ऐप के पे जाकर उस चीज को बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो रही है, और जो चुनाव आयोग है वो आपको इसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ये क्या है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। अभी क्या हुआ, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामला में चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये कमेटी बनी थी 1990 में, दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर प्रकाश डालो। और देखो दोनों ही समितियों ने क्या कहा है कि सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयोग, ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसमें फोकस करो कि अब भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है। क्यों कही जा रही है? क्योंकि चुनाव आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्थान है, तो जरूरी है कि न्यायालय के लोग भी इसमें अपने इनपुट्स दें। तो भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की एक समिति बनाई जाए, ये सुझाव दें कि किसकी नियुक्ति होनी चाहिए आपके चुनाव आयुक्त के रूप में। फिर देखिए हालिया सीईसी और अन्य ईसी, इनकी चाहे नियुक्ति हो, सेवा की शर्तें हो, इनका कार्यकाल क्या है। 2023 सीईसी और ईसी के लिए के नए कानून के तहत राष्ट्रपति उन्हें एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त करते हैं, जिसमें पीएम, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होता है। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ना कि राज्यसभा में। तो ये तो रही चुनाव सुधार की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक और चीज आपको इसमें बता देते हैं कि अगर आपने नाम सुना हो मुख्य सूचना आयोग का, तो देखिए जो आप आरटीआई फाइल करते हैं ना, वो जाता है आपके मुख्य सूचना आयोग, वहां से उस चीज को निर्धारित करते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि जो मुख्य सूचना आयोग है उनको जो वेतन वगैरह मिलता था वो वही मिलता था जो मुख्य चुनाव आयोग को मिलता था। हालिया जो है संशोधन किया गया, आरटीआई अधिनियम में संशोधन किया गया। आरटीआई अधिनियम में संशोधन करने के बाद ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति मुख्य सूचना आयोग बनेगा, सूचना आयोग बनेगा, अब उसको जो वेतन मिलेगा वो क्या होगा कि अगर वो पर्सन रिटायर्ड है तो रिटायर होने के बाद जो उसकी वेतन होगी उसमें जितना वेतन बचा सूचना आयोग का वही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए मैं मुख्य सूचना आयोग बन जाऊं और अभी हम एक आईएएस ऑफिसर है, तो अभी मेरी सैलरी मान के चलो, मानो कि 70,000 है। अब हम रिटायर हो जाएंगे तो मेरी सैलरी हो जाएगी 35,000। अब मेरी नियुक्ति कर दी गई मुख्य सूचना आयोग के पद पर। मुख्य सूचना आयोग की जो सैलरी है मान के चलिए मुख्य सूचना आयोग की सैलरी मान लीजिए कि अब वो जो है 80,000 है। अब मुझे मुख्य सूचना आयोग बनाया गया तो मुझे 80,000 मिलना चाहिए, 80,000 वो और 35,000 जो मेरा रिटायरमेंट वाला है। सरकार ने इसमें संशोधन किया, कहा है कि नहीं 35,000 पहले काटो, यानी 80 में से 35 हटा दो, बचे 45,000 वही तुम्हें मिलेंगी। तो ये सारी चीजें इसमें भी अमेंडमेंट किए गए, जिसको लेकर बहुत विरोध भी हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। सरकार ने यहाँ पे ये हवाला दिया कि भाई आप इसकी तुलना चुनाव आयोग के साथ मत करो। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और जो आपका सूचना आयोग है एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। तो एक संवैधानिक संस्थान की तुलना आप जो सांविधिक संस्थान है उससे नहीं कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में कहा है कि कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोग हैं, उन पर आक्षेप लगाते हैं कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है। चुनाव आयोग ने ये गलत किया। ऐसे में हमें भी मानहानि का अधिकार दिया जाए कि अगर हमारी मतलब शुचिता पर, हमारी गरिमा पर कोई चोट कर रहा है तो मेरी मान की हानि हुई, मुझे इसका अधिकार दिया जाए कि हम जो है दोषियों के खिलाफ सजा दे सकें। हालांकि अगर मान लीजिए ऐसा कर दिया जाएगा तो ये जो अर्ध न्यायिक संस्थान है ये न्यायिक संस्थान में बदल जाएगा। देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। तो खैर ये कुछ मुद्दे हैं। भारत में जो चुनाव सुधार है वो तो एक क्रमिक प्रक्रिया है, चलती ही जा रही है। आने वाले समय में हमें और कुछ सुझाव देखने को मिलेंगे। अभी देखिए आज की कल की खबर थी जिसमें लोग कह रहे थे ईवीएम को हटाओ,
पेपर बैलेट को ले आओ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है कि ईवीएम जो है बिल्कुल सही है, पेपर वाली व्यवस्था हमको पुरातन में ले जाएगी, पास्ट में ले जाएगी, पीछे धकेल रही है। खैर, मुद्दे तो चलते ही रहेंगे, न्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आज के संडे के विशेष अंक में हमने जो है कोशिश की कि आपके साथ चुनाव आयोग का जो है एक विस्तृत चर्चा की जाए, एक तरीके से डिटेल्ड वे में समझें कि क्या है भारत में चुनाव सुधार। ठीक है, और बार बार जो चीज़ हम कहते आए हैं कि सारे रिफॉर्म की जो मदर है, मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म इज़ योर जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएंगे तो बाकी जो रिफॉर्म्स हैं वो अपने आप गति ले लेंगे। तो देखिए, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपके मन में भी कोई सुझाव आ रहे हैं कि चुनाव में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, पहले आप मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से अभी भी चुनाव में क्या क्या चीज़ें हैं जो ठीक होनी चाहिए, और उससे संबंधित क्या क्या सुझाव हैं, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भाग लीजिए जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं उसमें बढ़ चढ़ के, ताकि हम चुन सकें सही प्रत्याशी, और सही प्रत्याशी चुनना हमारा कर्तव्य दायित्व है। क्योंकि ये जो देश है, ये जो देश का संविधान है, ये देश का संविधान, इस देश के मालिक हम भारत के लोग हैं। इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पर ड्यूटी है। जैसे अंग्रेजों पे था ना वाइट्स मैन बर्डन, वैसे कि हमारे ऊपर बर्डन है कि हम चुने एक सही सरकार। देश हमारा है तो चुनना भी हमें होगा, देश हमारा है तो बदलना भी हमें होगा। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। 1 मई से, जैसे हमने आपको बताया था कि समाचार मंथन को हम नए रूप में प्रस्तुत करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे जिससे हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए एक ही शो में। चलिए मिलते हैं कल फिर आपसे सुबह 8 बजे समाचार मंथन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आपका और हमारा प्रयास बेहतर परिणाम लाए और हम सफलता की ओर अग्रसर हों।